हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे मैं हूं वैभव अग्रवाल और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेंथ टाइम एंड मास मेजरमेंट्स। बच्चे यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली हमने लेंथ के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि अगर कहीं की हम लोगों को लेंथ मेज़र करनी है तो लेंथ, मास और टाइम मेज़र करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, उन मेथड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें डिटेलिंग ज़्यादातर हम लेंथ के मेज़रमेंट्स की यहाँ पर करेंगे। बच्चे जब हम बात कर रहे हैं लेंथ के मेजरमेंट की कि किसी भी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी है तो कैसे की जाए, तो बेटा इन जनरल दो मेथड्स होते हैं लेंथ मेज़र करने के, जिसमें से एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पेन है इसकी लेंथ निकालिए, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप सिंपल स्केल रखेंगे, स्केल से मेज़र कर लेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। ऐसे ही अगर मैं आपको दो दीवार के बीच की डिस्टेंस पूछूं कितनी है, तो सिंपली आप एक इंच टेप लेंगे और एक तरफ से पकड़ लेंगे और दूसरा जना दूसरी तरफ ले जाएगा, वहाँ से पकड़ के और उसकी लेंथ निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस, ये लेंथ आप डायरेक्टली किसी स्केल, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं, किसी इंच टेप से मेज़र कर रहे हैं, तो ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे अगर मुझे अपना खुद का मास निकालना है, कितना है, वेट निकालना है, तो मैं वेइंग स्केल पे जाके खड़ा हूँगा और उस पर मेरा मास या वेट लिख के आ जाएगा, तो डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगी कितना है, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड्स। लेकिन बच्चे कई बार हमें ऐसे डिस्टेंसेस, ऐसी लेंथ्स, ऐसे मासेस निकालने होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते। जैसे या तो बहुत छोटे या बहुत बड़े डिस्टेंसेस हैं, वह हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। जैसे बच्चे अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से अर्थ से मून तक की डिस्टेंस निकालो कि मून और अर्थ के बीच कितना डिस्टेंस है, तो क्या ऐसा करोगे कि एक जना इंच टेप लेके मून पे जाएगा, एक जना वहाँ से पकड़ेगा, जैसे दो दीवारों के लिए दो जनों ने पकड़ा था, एक जना मून पे जाके पकड़ेगा और वहाँ से इंच टेप छोड़ेगा, बोले लो पकड़ो, और दूसरी तरफ से मेजर करेगा कि अर्थ तक कितनी डिस्टेंस है? जी नहीं, डायरेक्ट मेथड से ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एटम है, एटम का रेडियस निकालना है, तो क्या एटम को हथेली पे रख के इंच टेप लगाओगे कि उसका रेडियस क्या है? नहीं, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि उसे डायरेक्टली किसी भी स्केल से मेज़र नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बहुत बड़े या बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ होते हैं, जिसका डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, अलग अलग मेथड्स। जैसे कि अगर अर्थ से सन का डिस्टेंस मेज़र करना है, अर्थ से मून का करना है, कोई एक पहाड़ी है, पहाड़ी के साइड में खाई है, खाई के दूसरी तरफ दूसरी पहाड़ है, तो दो पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो बड़े बड़े डिस्टेंसेस, या कोई एरोप्लेन उड़ रहा है उसका डिस्टेंस मेज़र करना है, या कोई एक ट्री है उसका, कोई एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी उसकी डिस्टेंस मेज़र, हाइट मेज़र करनी है, तो ऐसे डिस्टेंसेस के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। वेरियस मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड है इको मेथड। इको मेथड क्या होता है? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दो पहाड़ के बीच डिस्टेंस मेज़र करना है, कितना है, जैसे एक ये पहाड़ है, ठीक है, और एक ये क्लिफ है, इस तरीके से दो क्लिफ्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, ये आपको मेज़र करना है कितना है। इनडायरेक्ट मेथड से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट इंच टेप लेके तो जाएंगे नहीं। कैसे करें? तो उसके लिए क्या करेंगे, एक जना यहाँ से गन फायर करेगा, गन फायर करेगा, गन की जो साउंड है इस तरीके से साउंड दूसरी तरफ जाएगी, गन की साउंड ऐसे जाएगी दूसरी तरफ, और ये यहाँ से टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। जाने और आने का टाइम नोट कर लिया जाएगा थ्रू स्टॉप क्लॉक। जैसे ही गन फायर करी वैसे ही स्टॉप क्लॉक ऑन करी, और जैसे ही उसकी इको सुनाई दी, गूंज सुनाई दी दोबारा, वैसे ही स्टॉप क्लॉक ऑफ कर दी। तो इस तरीके से टाइम नोट कर लिया इसके जाने और आने का कितना टाइम है।
अभी स्पीड क्या होती है साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है वो हमें मालूम है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू v है अगर, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी v है, टाइम t लगा उसे, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने t टाइम में, आप देखिए गई जाके वापस आई t टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस d जाने का और d आने का, तो टोटल डिस्टेंस d नहीं होगा 2d होगा, जिसके हिसाब से अगर हम d निकालना चाहें तो d निकाल लेंगे, t इधर जाएगा, v इंटू टी और 2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से v इंटू टी अपॉन 2 करके जो डिस्टेंस निकालते हैं इको की हेल्प से, इसे हम कहते हैं echo method, which is used to measure the distance between two cliffs। ऐसे ही बेटा अगर हमें यहाँ से मून तक का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए एक दो अलग अलग मेथड्स हैं। चलिए पहला मेथड इको मेथड की तरह ही है, जिसे हम कहते हैं लेज़र। क्या? लेज़र मेथड। लेज़र की फुल फॉर्म पहले जान लीजिए क्या है। लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission radiation। जी हाँ, लेज़र तो शब्द आपने सुना होगा पहले भी, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता था कि इसकी भी फुल फॉर्म होती है एक, वो ये लिखी है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। तो ये लेज़र लाइट सभी ने देखी है किस तरीके से एक बीम की फॉर्म में स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो जैसे हमने इको मेथड में क्लिफ्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, ऐसे ही अगर हमें अर्थ से मून तक की डिस्टेंस निकालनी है तो फिर से इको मेथड यूज़ करेंगे, बस वहाँ पे साउंड की बजाय लेज़र लाइट यूज़ करेंगे। अर्थ से लेज़र लाइट डालेंगे मून के सरफेस पे, लेज़र लाइट जाएगी, टकरा के वापस आएगी, उसका टाइम नोट करेंगे, ये अर्थ है, ये मून है, ये गई, टकरा के वापस आई, टाइम नोट किया कितना लगा, और डिस्टेंस अगर इसके बीच का d था तो वापस से इको मेथड की तरह फॉर्मूला लग जाएगा v इंटू टी अपॉन 2। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लाइट है, लाइट की वेलोसिटी लिखेंगे, जैसे यहाँ साउंड की स्पीड लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो स्पीड है वो साउंड की बजाय लाइट की रखेंगे जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और लाइट की जो स्पीड है वो बजाय v से डिनोट करने के c से डिनोट करी जाती है। तो यहाँ पे c लिख देते हैं, वेयर c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, बस सिंबल्स हमने चेंज कर दिए। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट मेथड होता है आपका कौन सा? थर्ड मेथड है आपका सोनार। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, 10th क्लास में। सोनार क्या चीज़ होती है बेटा? सोनार की भी फुल फॉर्म होती है, क्या याद है आपको? जी हाँ, क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये किस लिए यूज़ करा जाता है? ये वाला मेथड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज़ करा जाता है टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। जैसे फॉर एग्जांपल समंदर में अगर कोई एक शिप चल रही है इस तरीके से, और बच्चे इस तरीके से इसकी गहराई मेज़र करनी है कि ये कितना गहरा पानी में चल रही है, तो उसके लिए क्या करा जाता है? शिप के एक सरफेस, एक पॉइंट से ट्रांसमीटर लगा होता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के वापस आती हैं, यानी यहाँ पर भी इको होता है, जैसे अभी इको हो रहा है, उसका टाइम नोट किया जाता है, और फिर इसी फॉर्मूले से d इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2 से ये डिस्टेंस मेज़र कर लिया जाता है। बस यहाँ पे लाइट ली थी तो लाइट की स्पीड, यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स ली जाती हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड जो कि साउंड की स्पीड के ही बराबर होती है, वो रखेंगे तो आपको डेप्थ पता चल जाएगी। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी तरीके से बेटा एक दूसरा मेथड होता है, चौथा मेथड क्या है? जैसे मान लें आपको यहाँ से बेस, एयरफोर्स बेस स्टेशन से एनिमी के एरोप्लेन का, उड़ते हुए एरोप्लेन का डिस्टेंस निकालना है कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है या कितनी दूरी पे उड़ रहा है, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है उसे हम कहते हैं क्या? याद है? जी हाँ, रडार। रडार का नाम सुना होगा। इसकी भी बेटा फुल फॉर्म होती है, लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी आपने, क्या? रेडियो
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है बच्चे, ये किस लिए, ये बस यहाँ पे वही इको मेथड होता है। मान लें कि यहाँ पे बेस स्टेशन है, यहाँ ट्रांसमीटर लगा होता है, ये इस तरीके से एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये एरोप्लेन है, मान लें एरोप्लेन है, थोड़ी मछली लग रही है, चलो एरोप्लेन मान लो, कैसे, ठीक है एरोप्लेन है। ठीक है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, अरे सॉरी ये खिड़की बनाई और ये, ठीक है अब तो एरोप्लेन लग रहा है। ठीक है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, इसकी आपको डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से वेव्स डालेंगे इसके ऊपर और ये टकरा के वापस आएंगी, उसका टाइम नोट किया जाएगा, उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे d = v × t/2 से। बस यहाँ पे जो वेलोसिटी रखेंगे वो किसकी वेलोसिटी रखेंगे, जो वेव्स यूज़ करी गई हैं। यहाँ पे कौन सी वेव्स यूज़ करी जाती हैं, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की यहाँ पे स्पीड रखेंगे जो ऑब्वियसली लाइट की स्पीड के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिलहाल ये इस तरीके से इको मेथड की हेल्प से अलग अलग डिस्टेंसेस फाइंड किए जाते हैं। जो 4 मेथड मैंने आपको बताए थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन सबकी फुल फॉर्म और क्या कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल चलिए अगली बात करें। अगर बेटा अभी ये हम लेंथ मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें 4 तरीके मैंने ये बताया आपको। अभी 5वां तरीका है, अगर आपको किसी ट्री की हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है, बहुत ऊंचा सा ट्री है, उसकी हाइट निकालनी है कितनी है, तो क्या मेरे प्यारे लाल उस पे चढ़ के उसकी चोटी पे जाके क्या इंच टेप डालोगे और फिर देखोगे कि कितना ऊपर तक गया कितना नीचे तक गया? जी नहीं, पेड़ पे चढ़ के उसकी हाइट मेज़र नहीं की जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, चलो भैया बिल्डिंग जो है 1 मंजिला 2 मंजिला है, 3 स्टोरी है, तो फिर भी आप इंची टेप यूज़ कर सकते हो उसकी हाइट मेज़र करने के लिए, ऊपर से इंची टेप गिरा के। लेकिन अगर वो 50 मंजिला बिल्डिंग है, 100 स्टोरीड बिल्डिंग है, तो क्या इतनी ऊंची बिल्डिंग से इंची टेप डालोगे? पहले क्या इतना बड़ा इंची टेप बनाओगे? नहीं, उसके लिए कुछ फिर से इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। वो क्या मेथड है? उसका नाम होता है प्यारे, क्या? ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। तो बच्चे बात आई कि सर ये ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है, और ट्रायंगुलेशन मेथड की हेल्प से किसी ट्री की या बिल्डिंग की हाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो प्यारे देखिए सिंपल सा मेथड क्या है। सिंपली क्या करा जाता है बेटा, यहाँ पे एक इस तरीके से ट्रायंगल, ये जैसे मान लें ये हाइट है किस चीज़ की, ट्री की, ये ट्री है या ये बिल्डिंग है, मान लें इसकी हाइट h है जो हमने निकालनी है। इसका जो टॉप पॉइंट है वो a से डिनोट कर दें और बेस को b से डिनोट कर दें, और ये ग्राउंड है। तो अगर इसकी हाइट निकालनी है तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ बिल्डिंग के बेस से थोड़ी दूर जाएंगे और यहाँ पर जाके लेट वो पॉइंट C कर लें, इस C एंगल से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। ये वाला एंगल किसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितना है, कितनी दूर जाके D डिस्टेंस पे जाके थीटा कैलकुलेट करेंगे। D डिस्टेंस तो हम इंच टेप से निकाल ही लेंगे, और थीटा निकालने के लिए बेटा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसका नाम होता है सेकटेंट। ये कैसे वर्क करता है, 12th के बाद हायर क्लासेस में अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें बाकायदा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें सेकटेंट की हेल्प से एंगल वगैरह निकालना आपको सिखाया जाता है। फिलहाल बात ये आई कि थीटा और डी की हेल्प से सिंपल आप इनडायरेक्टली एच निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ ट्री या हाइट ऑफ बिल्डिंग। कैसे? ट्राइंगल लेंगे हम, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC। इसमें अगर हम tan थीटा लें बेटा तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा बताइए इस थीटा की परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, सामने वाली कौन सी, AB, और बेस कौन सा है, जी हाँ BC। AB की जगह हम H लिख दे रहे हैं और BC की जगह D लिख दे रहे हैं। तो आप देखिए अगर हमने H निकालना है तो सिंपल H का फॉर्मूला आ गया, D इधर जाके D tan थीटा। तो इस तरीके से D और थीटा की वैल्यू डाल के इनडायरेक्टली हम हाइट ऑफ द ट्री या बिल्डिंग निकाल लेंगे।
तो ये इसे कहते हैं हम ट्रायंगुलेशन मेथड। सिंपली क्यों ट्रायंगुलेशन कहते हैं? क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं। लेकिन प्यारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। मान लें कि ये जो AB बिल्डिंग थी या ट्री थी, मान लें कि ट्री जो है वो नदिया के उस पार है, नदिया के पार, बीच में नदी आ गई और नदी के पार ये पेड़ खड़ा हुआ है। अरे बीच में नदी आ गई, मान लें ये पेड़ है, इसके यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा रब कर लें, चलिए फिर से मान लें कि ये पेड़ और ये यहाँ से यहाँ तक नदी है, ये नदी है B से C तक। तो बेटा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी वो ये कि आप ये नदी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ तो ग्राउंड आ गया, ग्राउंड पे खड़े होके एंगल तो निकाल सकते हैं, यहाँ से खड़े होके एंगल तो निकाल सकते हैं, बट यहाँ से खड़े होके ये नदी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अरे ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या तैर के जाओगे? इंची टेप लेके दूसरी तरफ एक जना खड़ा हो जाएगा और इधर से पकड़ के क्या डिस्टेंस मेजर करेगा? जी नहीं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट कन्वीनियंट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस बाय इंची टेप, इस तरीके से नदी के अक्रॉस जाके। तो बोले कुछ और इनडायरेक्ट मेथड निकालिए जिससे बिना ये डिस्टेंस के भी हम हाइट ऑफ ट्री निकाल सकें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ग्राउंड के 2 पॉइंट्स लिए जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो रिवर थी, ठीक है, जो हम नहीं निकाल सकते थे डिस्टेंस, लेकिन यहाँ खड़े होके एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देखा जाता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये एंगल निकाला जाता है। फिर ग्राउंड पे ही थोड़ा दूर जाके लेट से डी पॉइंट पे जाके यहाँ से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला जाता है कि ये एंगल कितना है। ठीक है, ये दोनों एंगल सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट से निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन ये डिस्टेंस DC डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं कितना है। तो इस DC डिस्टेंस θ1 और θ2 की हेल्प से हाइट निकाल ली जाती है इनडायरेक्टली। कैसे? उसके लिए आप फिर से 2 ट्राइंगल लेंगे। एक तो वही पहले ले लीजिए ABC ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। इसमें ज़रा देखिए tan θ1 अगर हम निकालें तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी H और बेस हो जाएगा BC। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ H अपॉन BC, विच इम्प्लाइज दैट H कितना हो गया, H या BC कितना हो गया, BC आपका निकल के आ गया H अपॉन tan θ1। tan θ1 अपॉन में है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot θ1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। जैसे एक ट्राइंगल लिया ऐसे एक ट्राइंगल और बन रहा है बच्चे। इसमें ज़रा देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में अगर फिर से tan θ2 लें आपकी, तो इसका भी फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और बेस ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे ऊपर तो लिख देंगे परपेंडिकुलर में AB और बेस में पूरा BD। बेटा AB तो H हो गया, लेकिन BD देखिए, BD क्या प्लस क्या हुआ, BC प्लस CD, या कहते हैं BC प्लस D। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं BC प्लस D। अभी क्या करें, इसको इधर ले आए तो BC प्लस D इज इक्वल टू H अपॉन tan θ2 और फिर से 1 अपॉन 10 को cot लिख सकते हैं, तो ये हो गया cot θ2। BC की जगह ये लिख दीजिए क्या, H cot θ1 प्लस D जैसे लिखा है वैसे ही। D एक तरफ रहने दीजिए, ये दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो गया H cot θ2 माइनस H cot θ1। H कॉमन आ गया, cot θ2 माइनस cot θ1, और इससे H का फॉर्मूला आ गया, ये चीज़ D के नीचे जाएगी, D अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। तो बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ θ2, θ1 एंड D, इनडायरेक्टली वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो कहाँ है, नदिया के उस पार। ठीक है, चलिए फिलहाल उम्मीद है समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड्स निकाले गए। आप सोचिए, जिसने इस तरीके से ऐसे निकाला है सिंपल सा, लेकिन कैसे हाइट निकाली वो आप समझ गए। तो बेटा अगले मेथड की बात आई
कि पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे निकालें, हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। जैसे अगर हमें यहाँ से मून या किसी स्टार, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का हाइट निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है कितना है अर्थ से, तो एक मेथड तो था हमारे पास लेज़र मेथड, जिसमें हमने अर्थ से सन पे लेज़र लाइट डाली, टकरा के वापस आई। एक दूसरा मेथड भी है अर्थ से मून तक का डिस्टेंस निकालने के लिए, पैरेलैक्स मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है आपकी 11th क्लास के लिए। क्या इसमें किया जाता है वो समझने से पहले एक शब्द का मतलब समझिए कि पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। बच्चे, पैरेलैक्स की डेफिनेशन तो ये लिखी है कि पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to another when we shift our eyes sideways। बट इसका मतलब क्या है वो समझिए। उसके लिए पैरेलैक्स क्या होता है, उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट से मैं समझा रहा हूँ, आप खुद भी करके देखिएगा। एक अपने सामने पेन लीजिए, जिस पेन के पीछे कोई बैकग्राउंड है, मतलब दीवार वगैरह है थोड़ी दूरी पर। तो पैरेलैक्स क्या होता है उसको समझने के लिए आप एक आंख से इस पेन को देखेंगे। पहले राइट आई से देखिए, फिर लेफ्ट आई से देखिए, राइट आई से, लेफ्ट आई से। दोनों आई से जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जब आप राइट आई से देखेंगे तो पेन थोड़ा सा लेफ्ट वाइज मूव हो जाएगा, और अगर लेफ्ट आई से देखेंगे तो वो थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो शिफ्ट होता है ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, जब अपनी लेफ्ट और राइट आई से आप देखते हैं, इस शिफ्ट को ही पैरेलैक्स कहते हैं। लेकिन इस मेथड से कैसे देख सकते हैं, कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है, उससे पहले एक बात और। जैसे मान लें एक ये पॉइंट है P, ये ऑब्जेक्ट है, मान लें ये आपकी एक लेफ्ट आई है, एक राइट आई है। लेफ्ट आई से इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक ये लाइन बनी, ऐसी राइट आई से इसी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करें तो एक ये लाइन बनी। ये जो दोनों लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है सेम पॉइंट की, लेफ्ट और राइट आई से, ये जो एंगल बनाती हैं इसे हम कहते हैं क्या, इस एंगल को हम कहते हैं पैरालैक्टिक एंगल। क्या, पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। और ये जो लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम b से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं बेसिस। अभी आप ये देखिए, इस पैरालैक्टिक एंगल और इस बेसिस की हेल्प से ये डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। ये लेफ्ट और राइट आई के बीच का ये जो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेट इट बी s, लेट इट बी s, ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आप ये देखिए लेफ्ट और राइट आई के बीच का ये जो डिस्टेंस है, बेसिस है, इस बेसिस को एक आप बड़े से सर्किल की आर्क मान सकते हैं, एक बड़े से सर्किल की आर्क मान सकते हैं, जिस बड़े से सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, ऑब्वियसली देखने से आपको लग रहा है अगर आप इसे पूरे सर्किल में कन्वर्ट करें तो पूरे सर्किल में कन्वर्ट करने पर रेडियस इसका, इसको सेंटर मानते हुए रेडियस इसका आ जाएगा s। तो आप समझिए एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की जगह हम ये लिख देंगे थीटा, और ये आर्क हो गई, ये आर्क हो गई, इसकी जगह हम लिख देंगे b, और रेडियस इसका हो गया s। तो s निकालने के लिए b अपॉन थीटा कर देंगे, SI यूनिट में, रेडियन में, मीटर में रखेंगे तो ये s आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आर आई, जो हमें निकालना था पैरेलैक्स मेथड से। इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे यहाँ फिर एक पेच है, वो ये कि ये इस मेथड से, जैसे मैंने अभी समझाया, आप तब ही ये s निकाल सकते हैं जब ये थीटा एंगल इतना बहुत हो कि जिसको आप मेज़र कर सकते हैं प्रैक्टिकली, यानी तभी निकाल सकते हैं जब ये पॉइंट आपकी आई के थोड़ा पास हो। लेकिन अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की, बेटा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स तो बहुत दूर होते हैं हमारी आई से, जिसकी वजह से ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, लेफ्ट राइट आई ये एंगल इतना छोटा सबटेंड करती हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ये थीटा की वैल्यू प्रैक्टिकली निकालना इम्पॉसिबल हो जाती है। बोले सर ऐसा कैसे कि अगर ऑब्जेक्ट दूर ले लें तो थीटा छोटा कैसे हो जाता है? तो आप खुद देखिए, जैसे अभी ये एंगल, ये थीटा बन रहा है लेफ्ट और राइट आई, अगर ये ऑब्जेक्ट दूर कर दें, थोड़ा ये ऊपर चला जाए, तो आप जरा देखिए ये एंगल कैसा हो गया, छोटा हो गया। अगर ये लाइन और ऊपर, ये पॉइंट और दूर कर दें,
और दूर कर दें तो जरा देखिए कि इससे जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये और छोटा हो जाएगा। आप देखिए पॉइंट यहाँ है और मान लें लेफ्ट और राइट आई यहाँ है। देखिए जितना ज़्यादा दूर होगा, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा। अभी देखिए कितना छोटा हो गया। मून वगैरह तो बहुत दूर होते हैं, इतनी दूर होने से ये एंगल और छोटा होता जाता है। यहाँ बड़ा है, ये छोटा होता जाता है, जो निकालना इम्पॉसिबल है। तो बोले कुछ और ऑल्टरनेटिव मेथड, कुछ और इनडायरेक्ट मेथड करें जिससे हम ये थीटा निकाल सकें। मेथड तो पैरेलैक्स मेथड ही रहेगा, उसमें फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे b/θ। लेकिन थीटा कैसे निकाला जाए अगर वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वो निकालने के लिए मैं आपको अगला स्टेप बता रहा हूँ। ओके प्यारे, जैसे अभी आपने देखा कि अगर स्टार बहुत दूर है तो हमारी लेफ्ट और राइट आई इतनी पास होती हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट पे, इतने डिस्टेंट स्टार पे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, जैसे मून मान लें, इतनी दूर वाली आईज इतने दूर वाले पॉइंट पे कैसा एंगल सबटेंड करेंगी, बहुत छोटा एंगल सबटेंड करेंगी। तो कुछ हमें ऐसा करना है कि ये एंगल बढ़ जाए, कि हम उसे प्रैक्टिकली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकें। एंगल कैसे बढ़ा सकते हैं? एंगल बढ़ाने का एक ये तरीका है कि ये जो हमारी लेफ़्ट और राइट आई के बीच की जो डिस्टेंस थी, जिसे हम बेसिस कह रहे थे, अगर हम बेसिस की लेंथ बढ़ा दें, तो आप देखिए एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ले लें, तो आप देखिए अब ये पैरालैक्टिक एंगल, देखिए पैरालैक्टिक एंगल अब बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो पैरालैक्टिक एंगल बढ़ाने का तरीका कि आप बेसिस की डिस्टेंस बढ़ा देंगे। बेसिस की डिस्टेंस बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि एक आंख को खींच के इधर ले जाएंगे, एक आंख को खींच के इधर ले जाएंगे, फिर उससे देखेंगे। नहीं, क्या करेंगे, एक अर्थ है, इस तरीके से अर्थ पे दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेंगे जो एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं। जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट थोड़ी दूर जाके अर्थ पे ये ले लिया। अगर अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट्स पे जाके हम उस ऑब्जेक्ट की, जिसका हमें डिस्टेंस निकालना है, उसका अगर हम पैरालैक्टिक एंगल लेंगे थीटा, क्योंकि ये बेसिस अब आपने बढ़ा दी है तो एंगल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा थीटा, जिस थीटा को हम प्रैक्टिकली मेजर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ दो अलग अलग पॉइंट्स पे जाके कि एक जना इधर है, एक जना उधर है, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि साइमल्टेनियसली दो अलग अलग पॉइंट्स पे जाके एक ही इंस्ट्रूमेंट से इस तरीके से एंगल को मेज़र किया जा सके। ये अलग अलग पॉइंट्स पे जाके थीटा निकालना इम्पॉसिबल है। तो बोले थीटा फिर कैसे निकाला जाए? थीटा निकालने के लिए एक बहुत ही डिस्टेंट स्टार कंसिडर किया जाता है जो हमारे वर्टिकली ओवरहेड प्रेजेंट है। जैसे आप ये देखिए, ये वर्टिकली ओवरहेड यहाँ पे हमने एक स्टार कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे खड़े होके अगर हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का बीच का एंगल निकाल लें, ऐसे ही ये डिस्टेंट स्टार और ये वाली लाइन के बीच का एंगल निकाल लें, φ2 और φ1, तो आप देखिए थीटा निकाला जा सकता है पूरा एंगल। कैसे? अगर ये φ1 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी φ1 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही ये φ2 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी φ2 होगा। ठीक है, तो आप देखिए थीटा निकाल लेंगे कैसे, क्या करके, φ1 प्लस φ2 करके। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आएगा, वो सोचिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक बार में थीटा निकालना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से दो अलग अलग पॉइंट्स पे φ1 φ2 निकाले जाते हैं। φ1 φ2 निकालने के लिए क्या करते हैं, एक हम ऐसा स्टार जो बहुत ही दूर है और हमारे वर्टिकली ओवरहेड है उसको चूज़ करते हैं। जैसे मान लें बिल्कुल ऊपर मेरे वो स्टार है, उसको चूज़ किया और उसको चूज़ करके इससे एंगल निकाला यहाँ पे खड़े होके φ1। फिर हम दूसरे पॉइंट पे मूव करें और दूसरे पॉइंट पे उसी स्टार जिस स्टार से पहले लिया था, उसी डिस्टेंट स्टार जो हमारे वर्टिकली ओवरहेड है, उससे इस ऑब्जेक्ट का एंगल φ2 निकाल लिया। बोले अरे सर उसी स्टार की बात कर रहे हो तो वो स्टार यहाँ काहे को बना लिया, वो स्टार तो यहाँ है ना, तो यहाँ क्यों वही वाला स्टार बना लिया? जी नहीं बच्चे, क्या आप सोचिए, जैसे मैंने क्या किया, जो मेरे वर्टिकली ओवरहेड स्टार यहाँ पे S प्रेजेंट था, वही स्टार मैंने यहाँ पर भी ओवरहेड पे बना लिया। क्यों? आप सोचिए कि बेटा जैसे मान लें मेरे ऊपर ये पंखा है,
पंखे को मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे वर्टिकली ओवरहेड दिखाई दे रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ तो मेरे को गर्दन पीछे झुका के देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पंखा पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। तो वो एंगल टेढ़ा इस तरीके से बनेगा। लेकिन इस पंखे की ना बात करके मैं बहुत ऊंचे वाले स्टार की बात करूं, मैं उस स्टार को यहाँ से वर्टिकली ओवरहेड देख रहा हूँ। रात में आप सोचिए बहुत ऊपर ओवरहेड एक स्टार है, तो अगर आप क्या 10 कदम 10 मीटर या 100 मीटर भी मान लें या 1 किलोमीटर भी मान लें कि आगे चले जाएंगे, तो उस स्टार को देखिए जो ऊपर है। तो अगर आप और आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो आगे बढ़ते बढ़ते आपने ऑब्जर्व किया है कि इतनी दूर वाली चीज़ आपके ऊपर ही रहती है, या ऐसा होता है कि आप मून को देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से ऊपर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा आगे चलेगा तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा? नहीं, बहुत दूर वाली चीज़ एक ही पोजीशन पे फिक्स रहती है। अगर हम थोड़ा डिस्टेंस आगे चले जाएं तब भी वो हमें ऊपर ही दिखाई देता रहेगा। ऐसे ही यहाँ से अगर ये स्टार ऊपर दिखाई दे रहा था, तो थोड़ा आगे चले जाएं तब भी स्टार वो हमें ऊपर ही दिखाई देता रहेगा। इसलिए मैंने कहा था वही सेम स्टार यहाँ से जो वर्टिकली ओवरहेड दिखेगा उसका एंगल यहाँ से लेके φ1 φ2 करके थीटा निकाल लेंगे, और वही थीटा यहाँ डाल देंगे और उससे s आ जाएगा, s = b/φ1 + φ2, जहाँ पे s क्या है? s इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, जिस मेथड को हम कहते हैं पैरालैक्स मेथड। ओके बेटा, तो अगली बात आई कॉपरनिकस मेथड क्या चीज़ होती है। कॉपरनिकस मेथड किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम इंफीरियर प्लैनेट्स, या फिर डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स फ्रॉम सन। कहने का मतलब पहले ये समझ लें कि इंफीरियर प्लैनेट्स क्या चीज़ होते हैं। बेटा जैसे मान लें ये इस तरीके से सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा होता है सन के चारों तरफ? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ वगैरह वगैरह, एक के बाद एक होते हैं। जो अर्थ के अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, अर्थ और सन के बीच वाले जो प्लैनेट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स। तो जैसे मैंने ये अर्थ बनाई है, ई से डिनोट किया है, ये कोई भी एक मैंने इंफीरियर प्लैनेट ले लिया, ये सन ले लिया, तो देखिए ये सर्कुलर, और हमने एज्यूम किया है, मान लें कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। कॉपरनिकस मेथड से क्या किया जाता है? कॉपरनिकस मेथड से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या तो प्लैनेट का सन से डिस्टेंस निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, या प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस निकालना है तो भी हम इस मेथड से, जिसको कॉपरनिकस मेथड कहते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन कॉपरनिकस मेथड यूज़ करते समय हम ये अज्यूम करते हैं कि जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट है सन के चारों तरफ वो कैसा है? सर्कुलर। हालांकि प्रैक्टिकली बात करें तो सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल होता है, लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस कई डेरिवेशंस में हमने अज्यूम करना पड़ता है कि वो सर्कुलर है। तो आप देखिए ये आरपीएस से डिनोट कर रहे हैं प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस, आरपीई से डिनोट कर रहे हैं प्लैनेट और अर्थ के बीच, और आरईएस से डिनोट कर रहे हैं अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा अगर हमें आरपीएस और आरपीई निकालना है तो कैसे निकालें? उसके लिए आरईएस तो हमें पहले से ही मालूम है, कितना? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके लिए ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, जो अर्थ को प्लैनेट से ज्वाइन करने वाली लाइन और अर्थ को सन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन के बीच का एंगल होता है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लैनेट्स इलोंगेशन। इस एंगल को जो ई से डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं प्लैनेट्स इलोंगेशन, बच्चे ये एंगल क्या है वो तो मैंने बताया, लेकिन आप ये समझिए इस एंगल की वैल्यू इन दोनों प्लैनेट्स के, प्लैनेट और अर्थ के मोशन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अलग अलग पोजीशन पे इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। लेकिन जब ये वाला एंगल 90 होता है तब इस एंगल ऑफ इलोंगेशन, तब इस प्लैनेट्स इलोंगेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और ये मानते हुए कि ये जब एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले लगा सकते हैं, साइन और कॉस। क्या आपको मालूम है साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड कितनी है? अगर हम इसकी देखें इलोंगेशन की परपेंडिकुलर साइड, तो ये हो गई आरपीएस,
और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो 90 के सामने वाली हो गई RES। आपको मालूम है कि भैया RES तो कितना होता है, अर्थ और सन के बीच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये चीज़ इधर ले जाएं तो RPS हमारा निकल आएगा, RPS इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू साइन E, जो कितना ही आ गया साइन E के बराबर, जिसकी यूनिट क्या होएगी, ऑब्वियसली इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम यूनिट में थी, तो प्लैनेट और सन के बीच जो डिस्टेंस आएगा वो भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम कॉस E लें, कॉस E, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अगर देखें इस ट्राइंगल में बेस हो गया RPE, और हाइपोटेन्यूज देखें तो फिर से 90 के सामने वाली साइड RES, जो RES फिर से कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप देखिए RPE अगर हमें निकालना है तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ cos E ही बच जाएगा, और इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस और प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कोपरनिकस मेथड। तो बच्चे हम लोग अपने अगले मेथड की ओर चल रहे हैं। अभी तक बच्चे आपने पढ़े थे मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स फॉर फाइंडिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एटम का रेडियस मेज़र करना है, वो इतना छोटी लेंथ है कि हम उसे डायरेक्ट स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं। वो कौन सा, ये पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए और इसके नोट्स बनाइए। तो जिस मेथड से हम लोग एटम का रेडियस निकालने वाले हैं, उसके पीछे एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस यूज़ होगी, जिसका नाम है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर उसकी हेल्प से एटम का रेडियस कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 2/3 द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा जैसे एटम होते हैं, एटम आपको मालूम है स्फेरिकल होते हैं, तो अगर हमने कहीं पर 1 ग्राम सब्सटेंस इस तरीके से लिया, 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर एटम्स होंगे, स्फेरिकल होंगे, तो आप देखिए ये जो एक्चुअली एटम्स जगह घेर रहे हैं, ये पूरी जगह तो नहीं घेर रहे हैं। आप ये देखिए 1 ग्राम सब्सटेंस में एटम्स जितनी जगह घेर रहे हैं, उसके अलावा भी बीच बीच में कुछ खाली जगह रह जा रही हैं, कुछ वॉइड्स रह जा रहे हैं। तो एवोगैड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस में ये कहा कि अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम देखें कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, तो वो कितनी होती है, सिर्फ टोटल वॉल्यूम अगर इसकी V है तो उसकी सिर्फ 2/3 वॉल्यूम ही ये घेरते हैं, बाकी खाली रह जाती है। इस हाइपोथेसिस का यूज़ करते हुए हम इन एटम्स का रेडियस निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं, उसके लिए कुछ आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करते हैं कि हमने ये जो सैंपल लिया है, सैंपल में जो टोटल एटम्स हैं उनका मास कितना है, m ग्राम उसका मास है, और उसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी है, V वॉल्यूम है, जहाँ पे कैपिटल M उसका एटॉमिक मास है एटम्स का, और कैपिटल N से डिनोट होगा एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। बात आई कि सर इसका रेडियस कैसे निकालें, तो रेडियस निकालने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, जो एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल एटम्स, और राइट साइड में लिखा है टोटल वॉल्यूम। दोनों तरफ LHS RHS में जो जो क्वांटिटी आ रही है उसका एक्सप्रेशन डालते ही R आ जाएगा, रेडियस ऑफ एटम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल एटम्स का मतलब यह है कि ये जो जितने भी एटम्स हैं ये कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, वो कैसे निकालें। वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा कितने हैं, तो उसको हम एक एटम की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। जैसे एक एटम की वॉल्यूम हमें पता है, एक एटम की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 πr3। कैसे,
क्योंकि एटम स्फेरिकल है, स्फीयर का अगर रेडियस r है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो एक एटम की अगर वॉल्यूम इतनी है तो अगर इसके अंदर टोटल n एटम्स हैं तो n एटम्स की वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला डालेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है वो हम निकालेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम 2/3 टोटल वॉल्यूम की बात करें प्यारे, तो आपको मालूम है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास टोटल का स्मॉल m है, वॉल्यूम टोटल की v है, तो यहाँ से v का फॉर्मूला डाल देंगे m/ρ। ये यहाँ पे स्मॉल n अगर हम निकाल लें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे m ग्राम में, ये एक्सप्रेशन डालते ही r का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब बात आई नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम यहाँ ये करेंगे कि बेटा आपको मालूम है मोल कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये मानते हुए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा अगर हम m ग्राम सब्सटेंस कोई भी लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। अगर हम फिर से बता रहा हूँ, अगर हम इतना मास लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, n। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर हमने 1 मोल की बात करें तो 1 मोल जैसे सोडियम ले लें तो 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है 23 उसके एटॉमिक मास के, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको पता है 23 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, तो इन जनरल मैंने लिख दिया। इसका मतलब अगर उसका एटॉमिक मास m है तो m ग्राम में n एटम्स होंगे। तो बेटा अगर m ग्राम में n एटम्स होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड n/m एटम्स होंगे। और हमने तो कितने ग्राम लिया है सब्सटेंस, ये साहब m ग्राम लिया है बेटा, तो m ग्राम में कितने एटम्स होंगे n/m इंटू m। इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया क्या, ये हमारा निकल के आ गया नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने प्रेजेंट होंगे। सिंपली ये जो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आया ये यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए n/m इंटू m 4π3 πr³ = 2/3 m/ρ। ऐसा करने से बच्चे m से m कट गया और यहाँ पे ये सब चीज़ दूसरी तरफ ले जाते हैं, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे अगर हम सिर्फ r³ रहने दें तो इधर तो बचा आपका 2/ρ, m ऊपर गया, n नीचे आया और 4π भी नीचे आ गया। इस तरीके से ये r³ बन गया। और अगर r निकालना है तो इधर पावर 3 है, उधर पावर जाके 1/3 हो जाएगी। और जो लिखा है वो लिख दे रहे हैं सही ऑर्डर में, 4π और ऊपर 2m। तो जिस सब्सटेंस के एटम्स की भी हमें रेडियस निकालना है, सिंपली उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास, डेंसिटी और n की वैल्यू डाल के इस फॉर्मूले में r निकाल लिया जाएगा। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड है जो हम डायरेक्ट स्केल से नहीं निकाल सकते थे। इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू डाल के इनडायरेक्टली किसी भी एटम का रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे ये चैप्टर था जिसमें हमने आपको अलग अलग मेथड्स बताए मेजरमेंट ऑफ लेंस के, कुछ छोटे बहुत छोटे डिस्टेंसेस, कुछ बहुत बड़े डिस्टेंसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही एक थ्योरेटिकल चैप्टर था बेटा। इसका अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल्स करने में भी मज़े आएंगे। अगर वो चैप्टर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, जिस चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।